नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए बच्चों, दो प्रकार की अर्थशास्त्र होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटी, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बड़ी, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों के तौर पर का अभिप्राय है कि यहाँ पर पे केवल एक ही व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति की आय, एक फर्म का खर्च, एक परिवार की आय, इस प्रकार से। जबकि अगर अपन समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के योग व औसत के रूप में देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कराए, उन सब का योग करके औसत निकाल दिया जाए तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगी आपको? समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के योग व औसत के रूप में देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण बता सकते हैं। एक व्यक्ति की आय, एक फर्म का खर्च, क्योंकि ये व्यक्तिगत इकाई के तौर पर ही देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। जबकि अगर अपन राष्ट्रीय आय की बात करें, देश की जनसंख्या की बात हो, निर्धनता, गरीबी, साक्षरता, असाक्षरता, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, ये सब किसके उदाहरण माने जाते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के। तो राष्ट्रीय आय, देश की जनसंख्या, बेरोजगारी और पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण माने जाते हैं। तीसरा डिफरेंस से डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग। उपकरण की बात करी जाए अगर, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण माने जाएंगे मांग और पूर्ति। ठीक है, अब मांग और पूर्ति को व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण क्यों माना जाता है? क्योंकि मांग का अभिप्राय है कि पर्टिकुलर एक बाजार की मांग या एक उपभोक्ता की मांग की बात की जा रही है, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय माना जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण या उपकरण माना जाता है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति। समग्र मांग से अभिप्राय होता है कि संपूर्ण देश के अर्थव्यवस्था में रहने वाले उपभोक्ताओं की मांग, और समग्र पूर्ति का मतलब ये होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उत्पादकों या विक्रेताओं की मांग। इसलिए समग्र मांग और समग्र पूर्ति समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण होते हैं, जबकि मांग और पूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। हमें पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर एक इकाई के तौर पर ही देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी व्यक्तिगत इकाइयाँ होती है उन सबका योग और औसत किया जाता है। इसलिए पॉइंट में बोला गया है आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र से संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार के सिद्धांत कहा जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने उत्पादन के साधन पढ़े। उत्पादन के साधन का मतलब क्या होता है? जितने भी चार प्रकार के हमारे पास जो साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, यानी इन सब की कीमत का जो निर्धारण होता है वे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। यानी भूमि को कितना लगान मिलना चाहिए, पूंजी को कितना ब्याज मिलना चाहिए, श्रम को क्या मजदूरी मिलना चाहिए और साहसी को कितना लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में देश की अर्थव्यवस्था की आय और रोजगार जैसी स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल से बेसिक से पॉइंट है बच्चों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में कम समय लगेगा, क्योंकि व्यक्तिगत इकाई के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन हो रहा है, इसलिए अध्ययन में कम समय लगेगा। और इधर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसलिए अधिक समय लगेगा। इधर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में कम परिश्रम लगेगा, कारण वही व्यक्तिगत इकाई के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। और इधर
अधिक परिश्रम लगेगा क्योंकि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। इधर अध्ययन में कम धन खर्च होता है और इधर अध्ययन में अधिक धन खर्च होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। हमारे इकोनॉमिक्स फ्लो चैनल में इसी प्रकार से बने रहिए। ये इसी प्रकार से हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड कहीं भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आगे के वीडियो का वेट करिए, इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे।